मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने भर्ती के बारे में एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त की थी। भर्ती और नियुक्ति, इसमें मूलतः अंतर है। भर्ती का मतलब होता है योग्य व्यक्तियों का चयन करना। चयन करने की अलग अलग प्रकार की पद्धति होगी। मतलब कि हजारों लाखों की संख्या में उम्मीदवारों में से कुछ खास लोगों को चुनना जिनमें वांछनीय योग्यताएं हो, उनको चयन करना। चयन करने की पद्धति अलग अलग, अनेक प्रकार की परीक्षाएं। उन परीक्षाओं के द्वारा हम योग्य लोगों को जब चुनते हैं, जब सेलेक्ट करते हैं, उसे भर्ती कहते हैं। भर्ती करने वाली एजेंसी या अभिकरण अलग होता है। नियुक्ति शासन के द्वारा किया जाता है। तो नियुक्ति का मतलब होता है किसी कार्यालय में एक खास पद पर एक व्यक्ति को बिठाना, उसको नई जिम्मेदारी देना, उसको नियुक्ति कहते हैं। तो भर्ती और नियुक्ति में मूलभूत रूप में अंतर है। आज उसके आगे देखें भर्ती की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। मतलब कि भर्ती की कौन कौन सी पद्धति होती है, उसकी प्रकृति कैसे होती है, कैसे लोगों का चयन किया जाता है, ये तमाम चीजें इस भर्ती की समस्या के अंतर्गत हम आज देखेंगे। तो भर्ती की समस्याओं में सबसे पहले है भर्ती करने वाली सत्ता का निर्धारण। आखिर भर्ती करने वाली सत्ता कौन हो, किसको अधिकार होना चाहिए भर्ती करने का। तो जहां तक राजनीतिक कार्यपालिका का प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका का चयन जनता अपने वोटों से करती है। कई देशों में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति प्रत्यक्ष तय की गई है। कई देशों में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और अधिकांश देशों में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हम जिस व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनते हैं, वे सांसद या लोकसभा का सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य आगे चल करके मंत्री के रूप में काम करते हैं। यह भी चयन की एक पद्धति है। ये राजनीतिक कार्यपालिका में वोट दे करके इस प्रकार से नियुक्तियां की जाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि इनका कार्यकाल सीमित होता है और ये बहुमत के आधार पर पद प्राप्त करते हैं। इनको निर्वाचन के द्वारा चयन किया जाता है। अब लोक प्रशासन के अंतर्गत चयन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उसमें नियुक्ति किसके द्वारा? मुख्य कार्यपालिका के द्वारा। जो हमारे जैसे भारत जैसे देश में जितने भी उच्च पद हैं, इन सभी उच्च पदों पर मुख्य कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यपाल, राजदूत, सेनापति, सेनाध्यक्ष या सेना के उच्च पद, ऐसे विभिन्न पदों पर मुख्य कार्यपालिका के द्वारा नियुक्तियां की जाती है। और जब ऐसी नियुक्तियां होती हैं, उसमें योग्यता का परीक्षण नहीं किया जाता, अपितु उनके पूर्व योग्यता को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है। दूसरा है, जिन उच्च पदों पर मुख्य कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति की जाती है, इसके अलावा भी हजारों लाखों पद ऐसे होते हैं जिन पदों पर नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, मतलब अभ्यर्थियों की भर्ती करना आवश्यक होता है। और इसलिए हमारे भारत में लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर भी इसकी स्थापना की गई है और वह विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्तियां करने के लिए भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पालन करता है। तो लोक सेवा आयोग भारत में एक मुख्य अभिकरण है जो कि विभिन्न पदों पर भर्ती करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा विभागाध्यक्ष भी,
मतलब विभिन्न कार्यालयों के मुखिया, प्रशासनिक अधिकारी छोटे मोटे पदों पर नियुक्तियां करते हैं। तो ये भर्ती करने वाली सत्ता। दूसरा है भर्ती की विधियां। भर्ती की विधियां कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो भर्ती करने की विधियां दो प्रकार की होती हैं, एक सीधी भर्ती, दूसरा पदोन्नति से भर्ती या अप्रत्यक्ष भर्ती। सीधी भर्ती क्या है? जितने पद रिक्त हैं उन पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। उस विज्ञापन में वांछित योग्यता आदि, योग्यता, आयु वगैरह के बारे में विस्तृत नियमावली का प्रकाशन किया जाता है। और फिर यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा हुए, यदि ज्यादा अभ्यर्थी हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है। उसके बाद उस प्रारंभिक परीक्षा में कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आदेशित किया जाता है। और उसके बाद फिर उसमें से कुछ लोगों को चयन किया जाता है और फिर उनमें से कुछ लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उस साक्षात्कार में फिर छंटनी होती है और फाइनली लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती की जाती है। तो इसको कहते हैं सीधी भर्ती। सीधी भर्ती का लाभ क्या होता है? सीधी भर्ती से इसे हम कहते हैं ये लोकतांत्रिक पद्धति है, क्योंकि यह सबको अवसर की समानता देता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो भी उतनी योग्यता रखता है वह उस पद के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें अवसर की समानता भी मिलती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसमें योग्यता हो वह इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है और परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। क्षेत्र व्यापक हो जाता है, मतलब कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को आप चुन सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। क्षेत्र व्यापक हो जाता है। नवीनता आती है, इससे संगठनों में नवीनता आती है, नया उत्साह होता है, नया खून आता है संगठनों में। काम करने वाले नए नए व्यक्ति आते हैं तो उनमें प्रारंभिक तौर पर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि देखें इस पद की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इस पद के कौन कौन से दायित्व और कार्य होते हैं। तो संगठन में उत्साह का संचार होता है। गतिशीलता आती है, संगठन में गतिशीलता आती है और नवीन तकनीक की जानकारी संगठन में दी जाती है। संगठन में नए नए तकनीक और टेक्नोलॉजी इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीधी भर्ती से इतने लाभ होते हैं या सीधी पद्धति की व्यवस्था में ये गुण हैं। अब देखें दोष। सीधी भर्ती व्यवस्था में कुछ दोष होते हैं, जैसे अनुभवहीनता। उस कार्य में कोई अनुभव के बिना भी कोई भी व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह तो केवल पढ़ाई लिखाई किया था और उसे परीक्षा में सम्मिलित हुआ और उस पद पर चयनित हो गया। तो अनुभवहीन व्यक्ति ऐसे पदों पर आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो संगठन में काम करने वाले पुराने कर्मचारी हैं ये हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि उनका फिर प्रमोशन नहीं होता, पदोन्नति नहीं होती। तो संगठन में हतोत्साह की भावना उत्पन्न होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम आयु वर्ग के व्यक्तियों का अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों पर शासन हो जाता है। कैसे? जैसे भारत में आईएएस अधिकारी होते हैं। आईएएस जो व्यक्ति 22-23 साल में सेलेक्ट हो गया वह लगभग 26-27 वर्ष की आयु में कलेक्टर बन जाता है। और सोचिए कि एक कलेक्टर जो कि 26-27 साल का है, उसी संगठन में काम करने वाले एक डिप्टी कलेक्टर जिसकी आयु 55-57 या 60 वर्ष के आसपास है, वह उस पर शासन करता है। तो यह एक गलत चीज है कि कम आयु वाला व्यक्ति अपने से बहुत ज्यादा अधिक आयु वाले व्यक्ति पर शासन करे। और जो भी परीक्षा पद्धति होती है, सीधी भर्ती के आलोचक कहते हैं कि जो भी परीक्षा आयोजित की जाती है, कोई भी परीक्षा किसी भी अभ्यर्थी की पूरी योग्यता का परीक्षण नहीं कर सकती। आज तक ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाया गया जो कि किसी व्यक्ति की योग्यता का वास्तविक परीक्षण कर सके।
इस प्रकार से सीधी भर्ती पद्धति उपयुक्त नहीं है। अब दूसरी पद्धति है अप्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति द्वारा भर्ती। प्रत्येक संगठन में कुछ पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और कुछ पद पदोन्नति से भी भरे जाते हैं। तो जिन पदों पर पदोन्नति से भरा जाता है, जिन पदों को पदोन्नति से भरा जाता है, उसे पदोन्नति द्वारा भर्ती या अप्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। संगठन में हजारों लाखों कर्मचारी काम करते हैं। ये एक निश्चित पद पर नियुक्त किए जाते हैं। यदि काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी उसी पद पर जीवन भर रहें तो क्या उनमें एक प्रोत्साहन का भाव आएगा? क्या वह काम के प्रति पहले जितने समर्पित थे आज उतना समर्पित होकर काम कर सकेंगे? वे अपने दायित्व के प्रति, कर्तव्यों के प्रति क्या ईमानदार बने रह सकेंगे? नहीं। तो फिर उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पदोन्नति होनी आवश्यक है। तो पदोन्नति द्वारा भर्ती में होता क्या है, इसका लाभ कौन कौन से हैं? पहला है अनुभवी व्यक्ति की प्राप्ति होती है। जितने भी प्रमोशंस होते हैं, जितने भी पदोन्नति लोगों की जाती है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की जाती है, ऐसे अनुभवी व्यक्ति की प्राप्ति संगठन को होती है। संगठन उन व्यक्तियों के पुराने अनुभवों से लाभ प्राप्त करता है। फिर उन्नति के अवसर, प्रत्येक संगठन में काम करने वाले कर्मचारी के लिए एक उन्नति का अवसर देता है। लेकिन देखिए, महाविद्यालयों में मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं और अभी भी हैं कि यदि कोई व्यक्ति महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रारंभिक रूप से नियुक्त हुआ तो वह उसी पद पर रहते हुए रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है। समझिए कि 24 या 25 वर्ष की आयु में यदि कोई व्यक्ति सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होता है और तो वह 65 वर्ष की आयु तक उसी पद पर रहते हुए रिटायर भी होता है। एक ही पद, वेतन मिलता है, ठीक है, लेकिन उसको पद नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ सरकार में एक भी प्रोफेसर का पद, एक भी व्यक्ति प्रोफेसर के पद पर नहीं है। ऐसा प्रोफेसर जो यूजीसी द्वारा मान्य हो, इनको पदोन्नत प्राध्यापक कहा जाता है। जबकि पदोन्नत प्राध्यापक नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पदोन्नत प्राध्यापक का नाम दिया गया है। तो ऐसे में लोगों में उत्साह का भाव कैसे संचालित होगा? तो उन्नति के अवसर मिलता है और फिर प्रोत्साहन मिलता है, मितव्ययिता आती है, क्योंकि उनको फिर से परीक्षा आयोजित करके उनको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे संगठन का खर्च बच जाता है और योग्य व्यक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये पदोन्नति द्वारा भर्ती से ये लाभ हैं। अब इसको दोषों को देखें या कमियों को देखें। सीमित क्षेत्र, दायरा सीमित हो जाता है। मतलब कि संगठन में जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं में से आप सेलेक्ट करेंगे, उसे बाहर नहीं जा सकते, तो दायरा सीमित हो जाता है। फिर निष्क्रियता, पुराने लोग निष्क्रिय अधिक होते हैं, नए लोगों में सक्रियता का भाव होता है। वही पुराना काम है, वही चलो, वही फाइल, वही तमाम चीजें, तो उनमें निष्क्रियता की भाव स्वाभाविक रूप से पनपता है। दकियानुसी, वही पुराने चाल, काम नहीं करना है, आराम से करना है, क्यों ज्यादा करना है, क्या मिल जाएगा, दकियानुसी का भाव आता है। फिर पक्षपात और चमचागिरी तो हमारे कार्यालयों में आए दिन देखने को मिलता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, खैर उदाहरण नहीं देना चाहिए इस विषय में। तो पक्षपात और चमचागिरी बड़े साहब की जाती है ताकि उनका सीआर अच्छी तरह से लिखे, प्राचार्य लिखे, और फिर या विभागाध्यक्ष उसका सीआर मतलब कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अच्छा लिखे, बढ़िया लिखे, ताकि उसका प्रमोशन हो। इसलिए अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, अपने मुखिया की चापलूसी करते हैं। और कर्तव्य पालन में लापरवाही, अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करेंगे,
लेकिन चमचागिरी ज्यादा करेंगे। तो ये पदोन्नति द्वारा भर्ती की हानियां हैं या इसके दोष हैं। अब आगे देखें कर्मचारियों की योग्यता। तो सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती, इनमें कौन सी पद्धति अच्छी है? भारत में इसके लिए एक अनुपात तय किया गया है कि 80% लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में 80% भर्तियां प्रत्यक्ष रूप से होती है, सीधी भर्ती से भरी जाती हैं, और 20% भर्तियां पदोन्नति से भरी जाती हैं। भारत में यह अनुपात है। लगभग अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि सीधी भर्ती अधिक होती है और पदोन्नति द्वारा भर्ती कम होती है। जैसे जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक, तो उच्च श्रेणी लिपिक पर सीधी भर्ती नहीं होती, केवल प्रमोशन से ही इसको भरा जाता है। ऐसे अनेक पद हैं जिनको केवल प्रमोशन से भरा जाता है, और ऐसे अनेक पद हैं जिसको केवल सीधी भर्ती से ही भरा जाता है। तो दोनों पद्धतियों में लाभ भी है, हानि भी है, दोष भी हैं, गुण भी हैं, लेकिन फाइनली अंतिम रूप में एक ही पद्धति सही नहीं हो सकती। अब देखें कर्मचारियों, नंबर तीसरा, कर्मचारियों की योग्यता। इस योग्यता में सबसे कुछ सामान्य योग्यताएं हैं, कुछ विशेष योग्यताएं हैं। तो सामान्य योग्यता में सबसे पहले नागरिकता, उसे उस देश का नागरिक होना चाहिए। लेकिन सरकारें आपस में समझौता करके विभिन्न उच्च पदों पर या विभिन्न पदों पर दूसरे देश के नागरिकों को भी एक निश्चित समय के लिए नियुक्त करती है। तो आजकल नागरिकता का स्टैंडर्ड थोड़ा सा, नागरिकता की शर्त आजकल थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन नागरिकों की संख्या अधिक होती है और विदेशी लोगों की नागरिकता, विदेशी लोगों को कम पदों पर रखा जाता है। भारत से हजारों लोग विदेशों में जाकर के नौकरी करते हैं, जबकि वे भारत के ही नागरिक होते हैं, लेकिन अमेरिका में, अरब देशों में, यूरोपियन देशों में जाकर के नौकरी करते हैं। तो ये नागरिकता। दूसरी चीज निवास। कई पदों के लिए राज्य में निवास का होना आवश्यक घोषित कर दिया जाता है, कई पदों पर, कि अमुक राज्य का निवासी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया जाता है। कई स्तरों पर जिले में निवास भी आवश्यक मान लिया जाता है, तो निवास भी एक शर्त हो सकती है। तीसरी चीज लिंग। कुछ पदों को केवल पुरुषों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, कुछ पदों को केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन आजकल ये लिंग भेद बहुत कम हो गया है, क्योंकि आजकल तो सभी क्षेत्रों में पुरुष और स्त्रियों सबको रखा जा रहा है, और आजकल तो तृतीय लिंग को भी योग्य माना जाने लगा है, और विभिन्न पदों पर इनको भी नियुक्त किया जाने लगा है। तो अब लिंग का भेद बहुत कम हो गया है। फिर आयु वर्ग। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु वर्ग निर्धारित किया जाता है, मतलब कि उम्र की सीमा निर्धारित कर जाती है, इतने से इतने वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। तो जैसे 16 से 20 तक, खास करके सेना के लिए, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए 21 से 26 वर्ष की आयु, और ज्यादा मेच्योर पद हो तो उसके लिए 30 या 35 साल से लेकर के 45 वर्ष की आयु तक के लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो ये सामान्य योग्यताएं होती है। इसके बाद देखें विशेष योग्यता। विशेष योग्यता के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता। जैसे भारत में जितने भी प्रशासनिक पद हैं, इन सभी प्रशासनिक पदों के लिए एक सामान्य योग्यता है कि उसके पास किसी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति, कोई लड़का यदि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह कर लेता है तो वह किसी भी केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक पद के लिए आवेदन कर सकता है, परीक्षा में बैठ सकता है। तो ये शैक्षणिक योग्यता है। दूसरी चीज अनुभव। विभिन्न पदों के लिए अनुभव की मांग की जाती है कि इतने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब जाकर के उसको उस पद पर रिक्रूट किया जाता है। तीसरी चीज तकनीकी योग्यता। खास तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता जैसे स्कूलों में शिक्षकीय पद के लिए बीएड की तकनीकी योग्यता आवश्यक मानी जाती है, कि बिना बीएड किए
कोई भी अभ्यर्थी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी नहीं पा सकता। तो ये तकनीकी योग्यता है। और व्यक्तिक गुण ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। आजकल यह माना जाता है कि व्यक्ति में गुण होते हैं, यदि वह उसके पास क्वालिफिकेशन है तो उसमें गुण भी है। तो ये तकनीकी योग्यता हुई। लेकिन व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, ये दो चीजें जरूर स्वीकार की जाती है। अब देखें चौथी चीज, योग्यता निर्धारण विधियां। योग्यता को निर्धारित करने की कौन कौन सी विधि होती है? तो योग्यता निर्धारण की सबसे सामान्य सी विधि है परीक्षा। परीक्षा कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले परीक्षा है लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा भी कैसी होनी चाहिए? तो एक परीक्षा होती है निबंधात्मक परीक्षा, दूसरी परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा, विश्वविद्यालय जो भी परीक्षा आयोजित करता है वह मूलतः निबंधात्मक प्रश्न उसमें पूछा जाता है कि एक प्रश्न दे दिया, उसमें 15 या 20 नंबर हैं, आपको जितना लिखना है लिखिए, लिखने की कोई सीमा नहीं। तो इसको निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में क्या देखा जाता है? निबंधात्मक परीक्षा में उसका भाषा ज्ञान देखा जाता है एक। दूसरी चीज उसकी स्मरण शक्ति का परीक्षण होता है, वह कितनी चीजें याद करके आया है। तीसरी चीज उसकी तर्क शक्ति देखा जाता है। चौथी चीज उसका प्रस्तुतिकरण देखा जाता है कि किस प्रकार से वह किसी विषय को प्रस्तुत करता है। ये तमाम चीजें देख करके उस निबंधात्मक उत्तरों का मूल्यांकन किया जाता है। ये लिखित परीक्षा में है। अब इसी के अंतर्गत एक चीज और बताऊं कि विश्वविद्यालय परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के स्तर में अंतर होता है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कई बार प्रश्नों के उत्तर की सीमा निश्चित नहीं की जाती। मतलब एक विद्यार्थी एक प्रश्न का उत्तर 20 पृष्ठों में दे सकता है। पहले विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एमए में एक पेपर हुआ करता था निबंध का पेपर। उस निबंध के प्रश्न पत्र में 10 निबंध पूछे जाते थे या 5 निबंध पूछे जाते थे, और इन 5 निबंधों में से परीक्षार्थी को एक निबंध हल करना पड़ता था, और वह एक निबंध पूरे 100 नंबर का होता था। 100 नंबर का निबंध, एक निबंध, जितना चाहे आप लिखना है लिखिए। तो तर्क शक्ति, प्रस्तुतिकरण, स्मरण शक्ति, तमाम चीजों का भाषा ज्ञान, इन तमाम चीजें उसका परीक्षण हो जाता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर अधिक लंबे नहीं होते। मुश्किल से 8 या 10 लाइन, एक पैराग्राफ, आधा पृष्ठ लिखिए। प्रस्तुतिकरण को देखेंगे, भाषा को देखेंगे, तर्क शक्ति को देखेंगे। कम से कम शब्दों में आप उस विषय के बारे में पूरी जानकारी भरिए, ऐसा देखा जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। वहां पर पेज भरने की गुंजाइश नहीं होती। तो ये लिखित परीक्षा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों की परीक्षा में एक सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उसमें हर शिक्षक का मूल्यांकन स्तर अलग अलग होता है। यह संभव है कि एक परीक्षा की यदि किसी परीक्षार्थी को 100 में 20 नंबर देता है, तो उसी उत्तर पुस्तिका को दूसरा परीक्षक जांच करके 60, 70, 80 नंबर तक दे देता है। सबके मूल्यांकन का स्तर अलग अलग होता है। परिणाम स्वरूप पक्षपात की गुंजाइश होती है और पक्षपात का आरोप भी लगाया जाता है। ये बहुत ही गलत चीज है। मूल्यांकन का स्तर समान होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। यह भी संभव है कि एक परीक्षक के पास 2 आंसर बुक आते हैं, दोनों आंसर लगभग समान हैं,
तो उसमें गणित के समान नंबर नहीं दिए जा सकते। यह संभव है कि एक परीक्षार्थी को 100 में यदि 50 मिले हैं तो दूसरे विद्यार्थी को 55 मिल सकते हैं। ये भी संभव है, क्योंकि गणितीय ढंग से निबंधात्मक प्रश्नों को उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अब दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। 4 विकल्पों में से जो सबसे अच्छा हो, जो ज्यादा उपयुक्त हो, उस एक को आप टिक करिए। यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। इसमें पक्षपात की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन परीक्षार्थी का भाषा ज्ञान, उसकी तर्क शक्ति, उसकी स्मरण शक्ति का परीक्षण इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आजकल हर जगह पर अधिकांश रूप में होती हैं। विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में केवल निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकांश बाकी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई परीक्षाओं में दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। आजकल विश्वविद्यालय भी निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार का प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। पीएससी के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और निबंधात्मक और मुख्य परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। सब में शब्द सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं हुई। इसके बाद आता है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में क्या देखा जाता है? उसके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है, उसकी तर्क शक्ति की परीक्षा होती है, उसके प्रत्युत्पन्न मति की परीक्षा होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की। और जब अच्छी तरह से ठोक पीट बजा करके उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तर्क शक्ति, प्रत्युत्पन्न मति। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसे अन्यथा न लें। एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था। एक लड़की IAS की परीक्षा में इंटरव्यू के लिए गई, उसका विवाह नहीं हुआ था। एक UPSC के बोर्ड मेंबर ने एक प्रश्न पूछा। उस लड़की से उसने कहा, आप सवेरे जगते हैं, आप सवेरे आपकी नींद खुलती है और आपको महसूस होता है कि आप गर्भवती हैं, क्या करेंगे? उस लड़की ने एक पल चुप रहने के बाद उसने जवाब दिया। क्या कितना शानदार जवाब था, आप सोच लीजिएगा। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैं अपने पति के साथ उस मोमेंट को एंजॉय करूंगी। लड़की शादी नहीं की थी, लेकिन उससे ऐसा प्रश्न पूछा गया, उसने भी जानदार जवाब दिया और उस एक जवाब के आधार पर उसका सिलेक्शन हुआ था। उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ उस मोमेंट को, उस खुशी को एंजॉय करूंगी। ये इस प्रकार से प्रत्युत्पन्नमति देखा जाता है। फिर कार्यक्षमता का प्रदर्शन। कार्यक्षमता मतलब जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया जाना है। जैसे टाइपिस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनो है तो स्टेनो की वर्ड स्पीड को देखा जाएगा, ड्राइवर है तो गाड़ी चला के आपको दिखाना पड़ेगा। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस डिमॉन्स्ट्रेशन, कार्य क्षमता का प्रदर्शन। ये भी परीक्षा होती है। फिर शैक्षणिक रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में उसी अभ्यर्थी का ही चयन किया जा सकता है जो हायर सेकेंडरी में और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक लेकर के उत्तीर्ण हुआ और स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम उसके 55% से अधिक अंक हों। तो इस शैक्षणिक रिकॉर्ड देखा जाता है। फिर बुद्धि और अभिरुचि की जांच, अलग अलग इसके तरीके हैं। उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि उसकी अभिरुचि किस ओर है, वह किस पद के लायक है, उसकी बुद्धि की जांच की जाती है। तो ये परीक्षा की अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं। इसके बाद आता है योग्यता निर्धारक अभिकरण।
योग्यता निर्धारित करने की शक्ति या सत्ता किसे दी जाए? तो ये हर देश में अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो अभ्यर्थियों की योग्यता की जांच करती है। जैसे भारत में चयन समिति होती है, विभिन्न विभागों के द्वारा चयन समितियों का गठन किया जाता है। ये चयन समितियां इस प्रकार से परीक्षा लेती हैं। फिर भारत में केंद्र सरकार में लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग है, प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग होता है जो कि विभिन्न विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है। और आगे BSRB बैंकिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि बैंकों में विभिन्न पदों पर नियुक्ता करने के लिए आगे की कार्यवाही करता है, भर्तियां करने के लिए कार्यवाही करता है। इसी प्रकार से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, ऐसे दसों प्रकार के संगठन हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करते हैं और योग्य व्यक्तियों का चुनाव करते हैं, छांटते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि ऐसी जो भी भर्ती करने वाले अभिकरण हैं ये निष्पक्ष हो और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करें। अभी थोड़े दिन पहले पता चला था राजस्थान में पेपर आउट होने की घटना का पता चला था। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था। कई अवसरों पर ऐसे हमको सूचना मिलती है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हो गए, व्हाट्सएप में आ गए, उसकी फोटो कॉपी बांटी जा रही है। ये प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म होती है। परीक्षा होती है। परीक्षा में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के रूप में होता है। तो ये है भर्ती की समस्याएं। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, आज तक ऐसी कोई भी विधि व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए नहीं बनाई जा सकी है जो सर्वमान्य हो। जैसी परिस्थिति होती है, जैसी स्थिति आती है, उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों की योग्यता का, उनकी क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर विभिन्न अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाता है। यह है भर्ती का चैप्टर। इसी के साथ ये व्याख्यान समाप्त होगा। आपको धन्यवाद।